तो अभी जो दो इलेक्शन आ रहे हैं वो है महाराष्ट्र और झारखंड के। और महाराष्ट्र का चुनाव इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां दोनों जो गठजोड़ हैं उनकी जो तिपहिए वाली गाड़ी है ना, मुंबई का ऑटो, तो वो उस तरह से चल रहा है। अब ये 3 पहिए वाली गाड़ी उलटने की सबसे ज्यादा आशंका होती है। 3 पहिए वाली गाड़ी वो चलती तो बड़ी तेज है, लगता है बड़ी तेज रफ्तार में चल रही, लेकिन उसकी एक जगह पे जाकर रफ्तार उतनी तेज नहीं रह जाती है। सवाल ये है कि इसमें दोनों के बीच में कौन उस रफ्तार पर आगे जाएगा। और अभी ये इसलिए मैं इसको तुरंत टॉस कर दे रहा हूँ क्योंकि राजकिशोर भी मुंबई से ही आ रहे हैं, तो आप ही बताइए क्या हो रहा है मुंबई में महाराष्ट्र की राजनीति। दरअसल आप जिस तिपहिया की बात कर रहे थे ना, वो तिपहिया जो है गठबंधन के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जैसा मैंने अपने आपस में चर्चा हो रही थी तो उसमें ही बताया था कि अगर एक टायर भी थोड़ा कमज़ोर हुआ या हवा निकल गई तो पूरे गठबंधन की हवा निकल जाती है। उसी तरीके से तिपहिया भी पलट जाता है। अब वहाँ दिक्कत ये है कि जिस तरीके से वहाँ दोस्ती दुश्मनी का खेल चलता है, जो दोस्त के साथ जो दोस्त होता है वो दुश्मनी निभा रहा होता है, ये बड़ी खतरनाक राजनीति होती रही है महाराष्ट्र में। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ हर्षवर्धन कि महायुति और महाअगाड़ी वैसे तो दोनों ही तिपहिया हैं, लेकिन एक फर्क दोनों में ये नजर आ रहा है कि महाअगाड़ी में लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं और कौन बनेगा मुख्यमंत्री की जो हॉट सीट है उस पर कौन बैठ रहा है इसको लेकर वहाँ प्रतिद्वंदिता है। जबकि महायुति वहाँ पर चूंकि लोकसभा चुनाव में कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता, तो वो स्थिति जो उनकी वहाँ पर हो रही है वो वहाँ पर चुनाव जीतने के लिए उतर रहे मैदान में। नहीं, लेकिन ये थोड़ा पक्षपात नहीं कर रहे हैं उद्धव जी के साथ। उद्धव जी बेचारे भाजपा से गए ही इसीलिए थे कि मुख्यमंत्री बनना है, तो अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो क्या मतलब है सरकार बनने का। हाँ, लेकिन शरद पवार ने पिछली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया था, आपको पता है। तब तो वो नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे टाइप का गाना चल रहा था ना। बोले नहीं, शरद पवार ने कहा नहीं बनना है तुमको, मुझे बाला साहेब ठाकरे से जो अपनी दोस्ती है, अपना वचन निभाना है, तो मैं आपको मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। लेकिन इस बार शरद पवार बात ही नहीं कर रहे हैं। शरद पवार ने बल्कि जयंत पाटिल जो उनके परिवार के एक और मतलब खानदानी है, उनके ऊपर भरोसा जता दिया। पता ना आपको, कहा कि आप में सारी संभावनाएं विद्यमान हैं। उनकी जो इस्लामपुर सीट है वहाँ से जाकर उन्होंने पूरा कैंपेन शुरू किया और कहा कि जयंत पाटिल जिस तरीके से पार्टी लेकर जा रहे हैं उनमें इस प्रदेश का नेतृत्व करने की सारी संभावनाएं विद्यमान हैं। अब शरद पवार का ये बोलना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हर्षवर्धन, आप जानते हैं। उसके बाद पवार का बोलना भी कोई महत्वपूर्ण होता है, वो रुकते कहाँ है। नहीं, आज कुछ और कल कुछ और। अभी तो उन्होंने कहा था कि अब राज्य को एक महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए, युवा महिला मुख्यमंत्री। तो पुत्री मोह भी तो है, उसी के चक्कर में तो अजीत पवार भाग के गए वहां से। नहीं तो वो तो है, लेकिन पुत्री मोह मतलब पहले पुत्री उनको समझ में आ गया कि वो उसके जरिए आगे नहीं बढ़ा पाएंगे पॉलिटिक्स। जयंत पाटिल भी भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार बैठे हुए थे और वहां पर नेता देखे या तो अजीत पवार थे उनके बाद या फिर जयंत पाटिल हैं। सुप्रिया सुले उनकी पुत्री हैं। अच्छा, शरद पवार जो है वो कांग्रेस नहीं है कि राहुल गांधी को जो है या प्रियंका गांधी को कुछ करें या हारते रहें वो उनको नेता बनाए रहेंगे, वो उस स्थिति में शरद पवार नहीं है। और कांग्रेस ने इंश्योर किया था कि गांधी परिवार का भी कोई दूसरा गांधी ना आ पाए, ये भी सुनिश्चित किया गया था। तो इसलिए इस चीज को समझते हुए, इस चीज को जानते हुए उन्होंने वहां पर जैसे ही देखा कि जयंत पाटिल के साथ कार्यकर्ता जा रहे हैं तो उन्होंने कहा। इसके बाद क्या हुआ, लगातार मीटिंग चलने लग गई शिवसेना में। संजय राउत भी बोले कि नहीं नहीं, पवार साहब के कहने का ये मतलब नहीं था। तो इस तरीके से तुरंत उस पर कंट्राडिक्शन शुरू हो गया। तो आप समझिए कि वहां पर चल क्या रहा है। और संजय राउत ने जो कांग्रेस के लिए कहा है कि उनके नेताओं में दम नहीं है और वो वहां पर गठबंधन नहीं कर पा रहे, सीटें नहीं बट पाते, वहां से एक लिस्ट आती है और उस लिस्ट के हिसाब से सारी चीजें कर देते हैं। अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए हैं, वो कह रहे हैं मैं 12 सीटें चाहिए और तर्क ये 4 पे तो प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। हाँ, और एक बात बताइए, उसमें कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया है उनका यहाँ है क्या, पिछली बार 5 सीटें लड़े थे, 7 सीटें लड़े थे, 2 जीते थे और बाकी जगह जमानत जब्त हो गई थी। भैया कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में एक ही लोकसभा सीट तो थी, उसमें 80 में 17 उनको दे दी, तो उनको 288 में आप 12 नहीं दोगे। तो भैया अखिलेश यादव भी उस शपथ ग्रहण के बाद आके अपना तेवर दिखाएं। नहीं, अखिलेश ने दांव तो बड़ा चला है। धुले, मालेगांव, मुंबई की वो सीटें जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, तो कांग्रेस के लिए तो संकट है। लेकिन कांग्रेस का संकट समझिए ना, कांग्रेस करे क्या, बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, भले 99 पर राहुल गांधी है, लेकिन नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी की तरह तो व्यवहार कर नहीं सकती। उनकी तो कुल दुकान वही है। यहाँ तो फ्रेंचाइज है ना, तो जो बड़ा फ्रेंचाइजी वाला है वो तो थोड़ा उस तरह से व्यवहार करेगा कि वो भी नहीं करे। नहीं, पर आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी, मैं बिहार का उदाहरण देता हूँ,
मत प्रतिशत और जो वोटों की जो शेयरिंग होती थी, उसके साथ साथ में जो सीटों को कन्वर्ट करने में, जीत में जो सारी चीज़ें होती थी, एक बार तो सीटें ज़्यादा भी आ गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को बनाया ना, क्योंकि वहां पर गठबंधन अनिवार्य था, सत्ता जरूरी थी। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि सत्ता जरूरी या मुख्यमंत्री कौन बने, और यही हरियाणा में हुआ था कांग्रेस के साथ में कि वहां पर मुख्यमंत्री बनने के लिए लोग चुनाव लड़ने लग गए थे और बीजेपी चुपचाप वहां पर सत्ता के लिए लड़ रही थी। नहीं, लेकिन इसमें एक तो मुश्किल ये भी है ना कि जब आप कहते हैं तो उद्धव भी तो यही कह रहे हैं कि भाई भाजपा ने हमें नहीं दिया था, जबकि अभी उनका एक पुराना भाषण वो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जिसकी ज्यादा विधायक संख्या होगी वो बनेगा। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी को और शरद पवार को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई उद्धव को आप मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, अगर आपके पास और कोई रास्ता है तो वो बताइए। ये जो कंफ्यूजन है इसमें तो फिर महायुति को बढ़त मिल जाएगी, लाभ हो जाएगा। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वहाँ पर जो माहौल ठीक वैसा ही था जैसे हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ था, और नतीजे कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या होता, महाराष्ट्र का चुनाव ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें भी कोई दो है नहीं, बड़ा राज्य है, और उसके साथ में वहाँ पर जो इलाके हैं, विदर्भ का अलग होगा, मराठवाड़ा का अलग होगा, मुंबई वाले रीजन का अलग होगा, तो इस तरीके से सब जगह अलग अलग समीकरण बनते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर बिना चेहरे के वो जा रहे हैं तो भी उनको ये इशारा देना पड़ेगा कि कौन बन रहा है। अगर ये लगता है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, मतलब अगर लगता है कि ये भी मुख्यमंत्री वो भी मुख्यमंत्री, जो कि नाना पटोले जो कांग्रेस वाले वो अपना दिखा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे मतलब किंग मेकर से एक बार किंग बन गए, अब उसके बाद ना वो किंग मेकर रहे ना किंग रहे, तो शिवसेना का मतलब क्या बचता है। और शिवसेना वैसे भी असली जो चुनाव चिन्ह है वो शिंदे गुट को मिल चुका है। और खास बात है, शिंदे की परफॉर्मेंस भी लोकसभा में उद्धव ठाकरे से बेहतर रही है। बिल्कुल, मतलब जितनी सीटें उनको मिली थी उस लिहाज से उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया। और देखिए, सीटें जीतने की बात अलग है, लेकिन थोड़ा अगर महागाड़ी महायुति अगर बीजेपी के वोटों का अंतर देखें तो मात्र 1 लाख वोटों का तो अंतर है। सारा 1 लाख वोटों पे ही तो खेल हो गया। तो यह हर्षवर्धन समझना होगा, यहाँ पर एक एक चीज, एक एक पक्ष महत्वपूर्ण है। और जो अजीत पवार उस समय लाइबिलिटी लग रहे थे, वहां से लौटने के बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि अजीत पवार के पास अपने क्षेत्रीय छत्रप हैं, इसीलिए जिनको टिकट नहीं मिल पा रहा है तो अजीत पवार ने कह दिया कि आप अपना टिकट जहां से लेना हो ले लीजिए, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 50 के अंदर ही सीटें उनको मिलने जा रही हैं। नहीं, वो तो देखिए मुझे लगता है बड़ा सीधा सा फॉर्मूला होगा, जितनी भाजपा होगी उसका आधा एकनाथ शिंदे, और जितना एकनाथ शिंदे होंगे उसका आधा अजीत पवार। लगभग यही फॉर्मूला मुझे लगता है सहमति बनेगी, मुझे पहले दिन से ही दिख रहा, और स्वाभाविक भी है। मतलब अगर देखें तो 122 सीटें भाजपा जीत चुकी है, ठीक है, पिछली बार 105 जीती थी, तो वो इस ताकत में है। और हरियाणा पर मैं ये कह रहा था कि भाजपा पीछे है, कांग्रेस को एज है, वो सरकार बना सकती है, बाद में हम लोगों को लगा कि नहीं बदल रहा है माहौल। लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में मेरी राय बदली हुई। महाराष्ट्र के संदर्भ में मुझे लगता है कि महायुति को क्लियर कट एज है, बढ़त पर है, वो कंसोलिडेट कर चुके हैं, और महाविकास अघाड़ी का संकट अभी भी यही है, कौन किधर कहाँ कितना कैसे, वो भ्रम में ज्यादा है। देखिए, मैं एक बात और हर्षवर्धन, जिस फैक्टर को हम लोग हरियाणा में भूल गए थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहाँ पर कितनी बैठकें की थी, चुपचाप 20-20 लोगों की, 15-15 लोगों की बैठकें, और जिस तरीके से उन्होंने मानस बदलने का प्रयास किया था। अब मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में तो आरएसएस जो करने जा रहा है, जिस तरीके की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करने जा रहा है, वो गजब है। लगातार उन्होंने जो पूरा प्लान बनाया है, 600 से ज़्यादा छोटे छोटे, 60,000 माफ़ कीजिएगा, 60,000 से ज़्यादा छोटी छोटी बैठकें वो वहाँ पर करने जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ ना, वो दीवार फिल्म में एक डायलॉग था ना कि तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, क्या है? तो गठबंधन इधर भी है, गठबंधन उधर भी है, लेकिन उसके पास माँ है। अब वो माँ उतर आई है। ठीक बात है। और जिस तरह से सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने जो विजयादशमी का उद्बोधन दिया, तो अब कोई क्लैरिटी, थॉट ऑफ जो क्लैरिटी होती है वो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम वो बहुत, जिसको कहें कि फोकस क्लियर है, बहुत मजबूती के साथ। और ये सच है जो आप कह रहे हैं कि ढेर सारी रैलियां, छोटी जगह रैलियां नहीं, छोटी बैठक, और उसके साथ साथ जो प्रचारकों को उतारा गया है, और विशेष करके एक बड़े अधिकारी को जो महाराष्ट्र से ही हैं, टॉप के लेवल पे हैं, उनको महाराष्ट्र चुनाव पर विशेष जिम्मा दिया गया है। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।